हाय हेलो सभी बच्चों को वेलकम बैक टू स्टडी रूम। हम पढ़ रहे थे अध्याय 9 आपकी फिजिक्स का, जिसका नाम था बल व गति के नियम, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन की गति के नियमों के बारे में। 3 नियम न्यूटन ने दिए थे, सबको मालूम होगा। और आज हम तीनों नियमों को विस्तार में एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन तीनों नियमों का महत्व क्या है। आइए देखते हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियमों को पढ़ना क्यों जरूरी है? गैलीलियो ने जो विचार दिए थे अपने, गैलीलियो ने जो बताया था, जो कि पिछले भाग में हमने पढ़ा था, न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने उन्हीं विचारों को आगे विकसित करते हुए 3 नियमों के बारे में बताया। और इस संसार का चलना रुकना सब इन 3 नियमों पे डिपेंड करता है। इन 3 नियमों में उसको निचोड़ कर दिया है। संसार की सारी गति और विराम अवस्था की गतिविधियों का, एक्टिविटीज का निचोड़ इन 3 नियमों में है, एक एक करके, जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम बच्चों क्या बोलता है? न्यूटन की गति का पहला नियम हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी, और यदि वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। इसे हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि सभी वस्तुएं जो है अपनी गति की अवस्था में या अपने विराम की अवस्था में क्या करती हैं? परिवर्तन का विरोध करती हैं। यदि वो चल रही हैं तो वो चलते रहना चाहती हैं, और यदि वो रुकी हुई हैं वो रुके रहना चाहती हैं। और ये परिवर्तन कब करेंगी? सिर्फ तब करेंगी जब इन पर कोई बाहरी बल लगे, कोई बाहरी फोर्स लगे। ये जो प्रवृत्ति है, इनके गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? हम इसे जड़त्व या इनर्शिया का नाम भी देते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ये चाहती है हमें रोको मत, हमें टोको मत। यदि हम चल रहे हैं तो हमें चलने दो, और हम रुके हुए हैं तो हमें रुके हुए रहने दो। लेकिन जब कोई बाहरी बल हम पे लग जाएगा तो हमारी मजबूरी हो जाएगी चलना, जिसे हम इनर्शिया भी बोलते हैं। परिवर्तन में निरोध को हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन के विरोध को हम इनर्शिया भी बोलते हैं। इसीलिए हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का नियम भी पहले नियम को बोला जाता है। आगे देखते हैं कि उदाहरण क्या क्या है। मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में आप लोग बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, तो सीट भी उसके साथ-साथ चल रही है और आप भी चल रहे हैं। अब अचानक से ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं, सामने कुछ आ जाता है, अचानक से ब्रेक लग गए, गाड़ी को धीरे-धीरे ब्रेक न लगाकर अचानक से ब्रेक लगाने पड़ गए। तो गाड़ी के साथ-साथ जिस सीट पर आप लोग बैठे थे, वो भी आराम अवस्था में आ गई। वो एकदम से रुक गई गाड़ी के साथ ही। लेकिन हम तो गतिशील थे, हम तो निरंतर मोशन में थे, गति कर रहे थे हम तो निरंतर। गाड़ी की सीट को पता चल गया कि एकदम से रुकना है, हमारे शरीर को पता नहीं चला कि एकदम से रुकना है, तो हमारा शरीर पीछे की ओर धकेला जाता है। जैसे ही अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगाए जाते हैं, तो हमारा शरीर पीछे की ओर धकेला जाता है। क्यों? जड़त्व की वजह से, इनर्शिया की वजह से। इसी इनर्शिया के कारण हमारा शरीर जो है गतिज अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। वो चाहता है यदि मैं चल रहा हूँ तो चलने ही रहने दो मुझे, मुझे एकदम से रोको मत। इसीलिए शरीर पीछे की ओर धकेला जाता है। इससे क्या होता है? इससे हम अचानक से टकराकर घायल भी हो सकते हैं। हमारा शरीर अचानक से जब आगे जाकर टकराता है गतिशील रहने के कारण, तो हम घायल भी हो सकते हैं। वो चाहता है मैं चल रहा हूँ तो मुझे चलने दो। अभी मैंने क्या बताया था? वो पीछे की ओर धकेला जाता है। तो पीछे की ओर कब धकेला जाएगा? जब अचानक चल पड़ेगी, और इस सिचुएशन में वो आगे की ओर धकेला जाता है, क्योंकि वो चाहता है मेरा शरीर तो निरंतर मोशन में था, मुझे निरंतर मोशन में रहने दो। और मोशन में रहते-रहते वो आगे की ओर झुकता है, और ऐसे हम घायल है। इसीलिए एक्सीडेंट होने पर जब अचानक ब्रेक लगते हैं, तो दुर्घटनाएँ इसी प्रकार से होती हैं, अचानक घायल इसी प्रकार से। अब एक और उदाहरण है। अब तक हमने देखा था कि गाड़ी चलती-चलती अचानक से रुक जाती है। अब एक बस का उदाहरण लेते हैं। ये बस है, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। अब बस अचानक से चल पड़ी, अचानक से झटका लगाकर चल पड़ी, तो इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुकेंगे। पिछले वाली स्थिति में हम आगे की ओर झुक रहे थे, इसमें हम पीछे की ओर झुकेंगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो चल पड़ी, गाड़ी तो चल पड़ी, हमारे पैर गाड़ी के साथ
कांटेक्ट में थे तो हमारे पैर गाड़ी के साथ चल पड़े, लेकिन हमारा ऊपर वाला शरीर क्या था, उसमें गति एकदम से आती है। उसमें क्या प्रवृत्ति थी? उसमें विराम में रहने की प्रवृत्ति थी। जड़त यही तो बोलता है, विश्राम कर रही है कोई चीज तो वो विश्राम करते रहना चाहती है। हमारे शरीर का ऊपर वाला हिस्सा वो विश्राम ही करते रहना चाहता था, लेकिन एकदम से गाड़ी चल पड़ी तो वो पीछे की ओर झुकता है। शरीर, बाकी शरीर, हमारे पैर और गाड़ी आगे की ओर चल देती है। ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब इनर्शिया यानी कि जड़त्व की वजह से ये सब होता है। के बाद देखते हैं, एक और उदाहरण हम देखते हैं। आप किसी गाड़ी में चल रहे हैं, अचानक से कोई तीव्र मोड़ आ जाता है, तीक्ष्ण मोड़ आ जाता है, जैसे कि पहाड़ों में आते हैं तीव्र मोड़, शार्प टर्न। जैसे ही गाड़ी मुड़ती है, हम एक और झुकने लगते हैं। इसे भी हम इनर्शिया की तरीके से रिलेट करेंगे, इसे भी जड़त की तरीके से रिलेट करेंगे। क्या हमारा जो शरीर है, हमारा तो शरीर सीधे चल रहा था, वो चाहता है कि मैं सीधे ही चलते रहूं, मैं मुड़ू तुड़ू ना, और एकदम से तीव्र मोड़ आ गया तो उसकी जो सरल रेखा में रहने की जो उसका प्रवृत्ति थी, वो बदल जाती है अचानक से। वो अचानक से इधर नहीं झुक पाता, वो अचानक से गाड़ी के साथ मोड़ की दिशा में नहीं झुक पाता। इसलिए हम अगर इस तरफ मुड़ रहे हैं तो हमारा इस तरफ शरीर झुकता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तो हम अपने शरीर के इनर्शिया की वजह से एक और आगे हम देखते हैं, इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है। कैरम, कैरम सभी बच्चे खेलते होंगे, सबको खेलना पसंद होगा। तो आपको क्या करना है, कैरम बोर्ड पे गोटियों का एक ढेर लगा देना है, एक के ऊपर एक उन्हें जचा देना है। आप क्या करेंगे, आप स्ट्राइकर लेंगे और स्ट्राइकर से तेजी का झटका देंगे सिर्फ नीचे वाली गोटी पर। नीचे वाली गोटी पर तो आप क्या देखेंगे, ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी जो तेजी से निकलती है, शीघ्रता से बाहर आ जाती है, और बाकी गोटियां क्या करती हैं, बाकी गोटियां उसी उसी जगह पर नीचे की दिशा में बैठ जाती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की ओर गिर पड़ती हैं। सिर्फ नीचे वाली गोटी निकलकर भाग जाती है। ये देखिए, इस प्रकार से इन्होंने जचाया है, सिर्फ नीचे वाली गोटी पर स्ट्राइकर मारा तो सिर्फ वो निकली, और ये लोग परपेंडिकुलर दिशा में, लंबवत दिशा में यूं की यूं वहीं पर गिर गए। इससे क्या पता चला हमें? इससे पता चला कि हमारी जो ये गोटियां हैं, इनमें भी क्या था, इनमें भी जड़त्व था। ये रेस्ट पर थी तो ये विश्राम की अवस्था में ही रहना चाहती है, इसलिए उसी जगह पर गिर जाती है, नीचे वाली गोटी की तरह हिलती डुलती नहीं। एक और क्रियाकलाप हम देखते हैं, आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास लेना है, ग्लास के ऊपर इस प्रकार से एक पेपर लेना है और पेपर के ऊपर आपको एक 5 रुपए का सिक्का रखना है, और एकदम झटके से उस पेपर को हटा दीजिएगा, तो आपका सिक्का पेपर के साथ कभी नहीं उड़ेगा, आपका सिक्का वहीं ग्लास में गिर जाएगा। कहने को इसे हम जादू कह सकते हैं, लेकिन जादू-वादू जैसा कुछ नहीं है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भी जड़ता है। इसके पीछे भी कॉइन की जड़ता है, 5 रुपए के सिक्के की जड़ता। क्योंकि सिक्का अपनी विराम अवस्था बनाए रखना चाहता है, जिस विश्राम अवस्था में वो था, वो चाहता है नहीं भई मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जहाँ था मैं वहीं बैठे। आगे चलते हैं कि हमारा इनर्शिया क्या है? इनर्शिया पहला लॉ है, पहला लॉ है, पहला नियम है मोशन का। किसका पहला नियम है? हमारी गति का पहला नियम है। इस ये द्रव्यमान से कैसे रिलेटेड है? देखिए, जड़त्व की डेफिनेशन स्क्रीन पर पढ़िए कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वो चाहती नहीं है परिवर्तन। चाहे वो चल रही हो, चाहे वो आराम में हो, वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जड़त्व के, इन उदाहरणों को ध्यान से देखिए। अब आप एक पत्थर पर फ़ोर्स लगाइए, बल लगाइए, और एक फुटबॉल पर लगाइए। तो फुटबॉल क्या करती है? फुटबॉल तो तुरंत तेज़ी से भाग जाती है, लेकिन पत्थर को हम हिला नहीं पाते। पत्थर को हिलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता है। तो जड़त्व किस पे डिपेंड करता है? जड़त्व द्रव्यमान पर डिपेंड करता है बच्चों। फुटबॉल का द्रव्यमान कम था, तो वो बल लगने से उसने आसानी से अपनी अवस्था चेंज कर ली, उसमें कम जड़ता हुई। लेकिन पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा था, तो इसमें जड़ता अधिक हुई।
जड़ता किसमें अधिक होगी? जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो ज्यादा देर तक अपनी अवस्था बनाए रखेगा, और जिसका द्रव्यमान कम है, जिसमें कम बोझ है, वो अपनी जड़ता तुरंत खो देगा, उसकी जड़ता तुरंत खो दी जाएगी और वो अपनी अवस्था तुरंत बदल लेगा। तो इनर्शिया और मास कैसे एक दूसरे से डायरेक्टली इनका लेना देना है कि मास अगर ज्यादा होगा, द्रव्यमान या बोझ ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, और मास या बोझ कम होगा तो उसकी जड़ता, उसका इनर्शिया कम होगा। जड़ता तथा द्रव्यमान, यही मैंने बताया कि ये स्पष्ट हो जाता है भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। तो हम जड़त्व और द्रव्यमान के लेने देने को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है। सब वस्तुओं में होता है, संसार की सभी वस्तुओं में ये प्राकृतिक गुण होता है, जो उसकी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन, वो चेंज को रेजिस्ट करता है, वो बदलना नहीं चाहता है, वो बदलने का विरोध करता है। इसीलिए द्रव्यमान उसकी इनर्शिया का माप है, उसके जड़त्व का। कुछ प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि किसका जड़त्व अधिक होगा? जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व अधिक। एक ऐसा ही उदाहरण है, वेग कितनी बार बदलता है वो जानने का आपको प्रयास करना है। इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। झड़ क्यों जाती हैं? इसके पीछे भी जड़ता है, इसके पीछे भी इनर्शिया है। ये मैंने आपको अभी बताया था, इसको भी उसी प्रकार सॉल्व कीजिएगा चौथे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नियम हमने जान लिया। पहला नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि मुझे बदलो मत, मैं अगर चल रहा हूं मुझे चलते रहने दो, और मैं विश्राम की अवस्था में यदि हूं तो मुझे विश्राम की अवस्था में रहने दो। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का दूसरा नियम। चलिए देखते हैं दूसरा नियम क्या होता है। दूसरे नियम को पढ़ने से पहले हमें त्वरण और बल का प्रयोग, त्वरण और बल के उदाहरण देखने पड़ेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण, त्वरण पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, पिछले अध्याय में, किसी वस्तु का त्वरण, उसका एक्सेलरेशन उसके लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है और हम उसे कैसे मापते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं हम। कुछ 3 उदाहरण हैं जिसमें त्वरण का और बल का प्रयोग है। टेबल टेनिस खेलते समय अगर बॉल लगती है तो खिलाड़ी घायल नहीं होगा। मैं टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, अचानक बॉल मेरे माथे में आकर लगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं ये गेंद क्रिकेट की हुई तो मैं घायल हो जाऊंगा। देखिए इनमें क्या फर्क है, का द्रव्यमान अलग अलग। इसी प्रकार से सड़क के किनारे खड़े ट्रक से दुर्घटना नहीं होती, लेकिन यदि वो ट्रक हल्का सा भी चल रहा होगा तो दुर्घटना उसमें हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें वेग था, वेलोसिटी थी। यहाँ द्रव्यमान था, यहाँ द्रव्यमान में बदलाव है, यहाँ वेलोसिटी में बदलाव है। और यहाँ किस में बदलाव है कि एक छोटे से द्रव्यमान की गोली भी अगर उसको हम तीव्र वेग से छोड़ते हैं तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाती है। यहाँ भी वही खेल है। ये सब उदाहरण है जहां बल और त्वरण का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है हमारा संवेग। संवेग आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, इसको ध्यान से समझिए। मोमेंटम, जिसे पी लिख के, संकेतक इसका क्या है, इसका संकेतक पी है, पी लिख के मोमेंटम को दर्शाया जाता है। जो पीछे हमने जो चीजें देखी उनमें हमने क्या पता लगाया कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोझ ज्यादा है कम है, आकार लंबा है छोटा है चौड़ा है, फर्क किससे पड़ता है? फर्क मास से पड़ता है, और फर्क वेलोसिटी से पड़ता है। डिपेंड किस पर करता है? द्रव्यमान पर और वेग पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु को अधिक त्वरित किया अगर जाता है, अगर अधिक त्वरित करने की हम उसे कोशिश करते हैं तो उसको ज्यादा तेज होने के लिए, ज्यादा वेलोसिटी लेने के लिए ज्यादा बल का प्रयोग, ज्यादा किसका प्रयोग करना होगा? बल का। इससे हमें ये पता चलता है सब खेल किसका है? द्रव्यमान का और वेग का खेल है ये। और यदि वेग बढ़ाना है तो ज्यादा बल चाहिए, त्वरित करना है किसी चीज को तो हमें बल ज्यादा चाहिए। मोमेंटम के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मोमेंटम का क्या लेना देना है। मान लीजिए कि हमने मान लिया द्रव्यमान और वेग का खेल है, लेकिन मोमेंटम कहाँ से आ गया? तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणफल है उसे मोमेंटम बोलते हैं, उसे पी बोलते हैं। गुणनफल किसका? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होगा? हमारा संवेग होगा। संवेग में दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, और इसकी दिशा कौन सी होगी?
अब जो हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो बोझ है, चाहे कहीं रखो बोझ उतना ही है, इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वेग है, जो बोझ है, उसका लेना देना जरूर है दिशा। इसीलिए हमारे संवेग की दिशा वही होगी जो हमारी वेग की दिशा होगी। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है, ऐसे लिखते हैं। इसमें परिणाम है, ये इसकी यूनिट है, ये इसकी दिशा है, ये तीनों चीजें होती। वेग में परिवर्तन होता है असंतुलित बल के कारण, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि असंतुलित बल के कारण ही हम संवेग को भी परिवर्तित, वेग परिवर्तित हुआ तो संवेग परिवर्तित हुआ। संवेग का ये खेल है। संवेग क्या है? मास और वेलोसिटी का गुणनफल है संवेग। अब संवेग में परिवर्तन की दर को कैसे परिभाषित किया जाए? संवेग में परिवर्तन की दर का किससे क्या लेना देना है? समय से लेना देना है या किससे लेना देना है? इसके लिए एक एग्जांपल से हम लोग शुरुआत करते हैं। एक खराब बैटरी वाली गाड़ी है, उसको धक्का देना है। आपने उसी बल से उसको धक्का दिया, वो एकदम से नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ देर तक आप उसको धक्का देते रहे, कुछ देर तक चलाते रहे, तो वो स्टार्ट हो जाएगी। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि परिवर्तन केवल बल के परिणाम से नहीं होता है। ज्यादा बल लगा दिया, कम बल लगा दिया, संवेग उससे नहीं बदलेगा भाई। उस किससे बदलेगा संवेग? संवेग जब बदलेगा जब समय ज्यादा होगा, जब ज्यादा समय तक बल लगाओगे तब संवेग बदलेगा। आप चाहे उतना ही बल 1 सेकंड के लिए लगा दें, फिर उससे ज्यादा बल 1 सेकंड के लिए लगा दें और ज्यादा बल 1 सेकंड के लिए लगा दें, तो तुरंत परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन तब होगा जब समय ज्यादा आप लोग। तो इससे ही हम पहुंच जाते हैं दूसरे नियम पे। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि दूसरे नियम में संवेग का खेल है। दूसरा नियम क्या कहता है? हमारा संवेग जो है, मोमेंटम जो है, वो प्रोपोर्शनल होता है, वो समानुपातिक होता है किसके? हमारे असंतुलित बल के। हमारा मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसका डायरेक्ट लेना देना है कि फोर्स में बदलाव होगा तो संवेग में बदलाव होगा, संवेग में बदलाव होगा तो फोर्स में बदलाव होगा। यही क्या है? ये हमारा यही है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। हम इसको मैथमेटिकल रूप में गणितीय गणना हम इसकी करते हैं। मास m क्या हो गया? हमारा द्रव्यमान हो गया। u हमने पहले भी देखा था, प्रारंभिक वेग हो गया। v हमारा अंतिम वेग हो गया। प्रारंभिक वेग जिस चाल से, दिशा में जिस चाल से शुरू किया, जो वेलोसिटी पहले थी, उसके बाद v हो गया अंतिम वेग, जिस वेग पर जाकर रुका। और m द्रव्यमान हो गया, p हमारा मोमेंटम था ही। अंतिम और प्रारंभिक का, अंतिम और प्रारंभिक संवेग का सब्ट्रैक्शन हम लोग कर लेते हैं, घटा देते हैं अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को। तो वो परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन का डायरेक्ट लेना देना हुआ इससे। और ये हमने क्या देखा था? ये हम वैल्यूज लगा देते हैं और हमारे पास क्या आ गया? संवेग में परिवर्तन की दर का लेना देना मास से है, समय से है और v माइनस यू से है। अब देखिए, वेग से डायरेक्ट लेना देना, द्रव्यमान से डायरेक्ट लेना देना, वापस चलते हैं, और समय से इनडायरेक्ट लेना देना। इनडायरेक्ट लेना देना क्या हुआ? इनडायरेक्ट लेना देना ये हुआ कि यदि समय बढ़ेगा तो संवेग में परिवर्तन की दर घटेगी और संवेग में परिवर्तन की दर बढ़ेगी तो समय कम होगा। ये हमारा त्वरण है। ये हिस्सा क्या है हमारा? ये त्वरण है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यूटन का जो दूसरा लॉ है उसको हम फिर कैसे लिखेंगे? फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट मास इनटू एक्सेलरेशन। ए क्या है? त्वरण है, और हमारा m है द्रव्यमान, और k वो कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी, समानुपातिक को हटाने के लिए ये k आ गया, यहाँ पे इक्वल टू आ गया और ये k कांस्टेंट। ये है गणितीय गणना, फोर्स इक्वल टू k मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम इसको कैसे, बोला कैसे जाएगा कि आपने गणितीय रूप में बता दिया कि फोर्स क्या हो गया? k मास इनटू एक्सेलरेशन। इस k को हम क्या लेते हैं? स्थिरांक जो है, कांस्टेंट है, इसका मान हम 1 लेंगे। हम इस प्रकार लेंगे, बल इतना लेंगे कि इसका मान 1 हो जाए। तो इकाई बल
क्या हुआ? इकाई बल 1 किलो बोझ का और 1 किलो त्वरण का गुणमान हुआ। क्या हुआ? इनको जब गुणा करेंगे तो हमारा इकाई बल आएगा। इकाई बल को न्यूटन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। इकाई बल को न्यूटन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। हम अगर इकाई बल 1 किलो की वस्तु पर लगाएंगे तो हम उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से बोलेंगे हम न्यूटन के दूसरे लॉ को, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है हमारा दूसरा नियम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। या फिर एक इकाई बल जब हम 1 किलो की वस्तु पर लगाएंगे तो उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा दूसरा नियम है। आगे बढ़ते हैं। और उदाहरण क्या-क्या है? और उदाहरण ये है कि क्रिकेट मैच में जब बॉलर कैच करता है, कैच करते हुए वो अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है। पीछे की तरफ क्यों ले जाता है? वो पीछे की तरफ इसलिए ले जाता है ताकि समय ज़्यादा मिले। समय ज़्यादा मिलेगा तो बल कम पड़ेगा, संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाएगी। क्या बताया था मैंने? समय का उल्टा लेना-देना है हमारे संवेग में परिवर्तन की दर से। उल्टा लेना-देना है। समय बढ़ा तो संवेग में परिवर्तन की दर कम हो गई और हाथ पर बल कम लगा। हाथ पर क्या कम लगा? बल। इसी प्रकार से यदि वो एकदम से कैच कर लेगा, हाथ को पीछे की ओर नहीं ले जाएगा, तो संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी और बल एकदम से ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वो हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। एक और उदाहरण है। एक और उदाहरण क्या है? हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब आपने सुना होगा। ऊंची कूद, लंबी कूद। लंबी कूद के मैदान में हमेशा उन्हें रेत पर या कुशन पर कुदाया जाता है। हमेशा रेत पर या कुशन पर क्यों कुदाया जाता है? ताकि गिरने के बाद उन संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाए, परिवर्तन ज्यादा ना हो, दर कम हो जाए, इसलिए बल कम लगे, फोर्स कम लगे, उन्हें चोट कम लगे, इसलिए उन्हें कुशन पर या उस पर रेत पर कुदाया जाता है। यदि आप उसे सीधा फर्श पर कुदा देंगे तो समय क्या लगेगा? समय बहुत कम लगेगा। संवेग में परिवर्तन की दर एकदम से अधिक होगी और संवेग में परिवर्तन की दर एकदम से अधिक होगी तो फोर्स बच्चों ज्यादा लगेगा और इससे चोट लग सकती है। अब इन्होंने क्या किया है? जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम से ही पहला नियम निकाल दिया है। दूसरा नियम क्या था? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान को इन्होंने वही रखा है और त्वरण की वैल्यू यहाँ लगा दी है। त्वरण की वैल्यू लगाने के बाद इन्होंने क्या देखा? ये इक्वेशन इनके पास आ गई कि बल का और समय का गुणमान क्या होगा? mv और इसका, इनको जब घटाएंगे तो वो उत्तर आ जाएगा। अब समय जीरो कर दीजिए, समय जीरो कर दीजिए या फिर समय को छोड़िए, आप f को जीरो कर दीजिए। जीरो बल लगा किसी वस्तु पर, जीरो बल लगते समय क्या होगा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग सेम होगा। मतलब बल जब तक निल है, बल जब तक जीरो लग रहा है, वो चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, उसका प्रारंभिक और अंतिम वेग एक ही हो जाएगा जब तक कोई बल नहीं लग रहा है। यही तो पढ़ा था हमने, यही तो पढ़ा था पहले लॉ में कि जब तक कोई बल नहीं लग रहा है तब तक चीज चल रही है तो चलती रहेगी, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग एक समान रहेगा। इन्होंने दूसरे लॉ की मदद से, दूसरे नियम की मदद से ये पहला नियम भी प्रूव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ उदाहरण दे रखे हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं। आपको अंतिम वेग निकालना है। फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। त्वरण की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए v माइनस यू बाई टी, और इधर बल आ गया और इससे आप इसको सॉल्व। इसी प्रकार से समय निकालना है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, इसमें या फिर इसमें। समय और बल का क्या लेना देना था? समय और संवेग में परिवर्तन की दर का क्या लेना देना था? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। और p क्या होता है? p होता है mv। इन सबको देख के आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसी प्रकार से ये है, जो जो फॉर्मूलेज बताए हैं उनको देख देख के इन सब प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। हम करेंगे अब न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्या करेंगे हम? थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
दो हमने पढ़ लिए हैं। पहला ये था कि चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। दूसरा था कि संवेग में परिवर्तन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? फोर्स की होती है। और अब पढ़ेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम का क्या रहता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम ये बोलता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, दूसरी पर बल लगाती है, तो जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु ने, ये दो वस्तु हैं, एक बॉल है दूसरी बॉल है, इस बॉल ने इस पे बल लगाया तो दूसरी बॉल भी उसी क्षण इंस्टेंटेनियस फोर्स लगाएगी, तात्क्षणिक बल लगाएगी दूसरी बॉल पर। ये दोनों फोर्स का परिमाण एक होगा, जितना मैंने लगाया उतना ही सामने वाला लगाएगा। इनकी दिशाएं भले ही अलग अलग हो सकती है, अलग अलग दिशा में लगेंगे, लेकिन उतने ही जोर से लगेंगे, बल उतना ही होगा। ये बल एक वस्तु का खेल नहीं है इसमें कि एक ही पर दोनों बल, दो अलग अलग वस्तुओं का होना क्या है? जरूरी है कि ये इसने इतना बल लगाया तो ये भी इतना ही बल लगाएगी, बस दिशा इसकी अलग होगी। ये क्या है? ये न्यूटन का तीसरा लॉ है, तीसरा नियम है। तीसरा नियम बस इतना ही है कि मैंने लगाया तो वो भी लगाएगा, बस उसकी दिशा अलग होगी, परिमाण क्या होगा? उतना ही उतना होगा। लेकिन हमें एक चीज जाननी इससे जरूरी है। वो एक चीज जाननी क्या जरूरी है कि चूंकि हमने बल एक समान लगाया, इसका ये अर्थ नहीं है कि त्वरण भी एक समान लगे, एक्सेलरेशन एक समान हो, उसके वेग में परिवर्तन एक समान हो। एकदम से तेज हो गया, कम हो गया, दोनों में एक समान नहीं होगा। दोनों में एक समान क्यों नहीं होगा? हो सकता है ये बॉल भारी हो, ये हल्की हो, इसका द्रव्यमान कम हो, इसका ज्यादा हो, इसका ज्यादा हो। वापस चलते हैं, इसका ज्यादा हो इसका कम हो, तो त्वरण में बदलाव कभी भी एक समान नहीं होगा, भले ही बल एक जैसा है। त्वरण क्या होगा? त्वरण अधिक होगा। कुछ उदाहरण हम देखते हैं दूसरे नियम के, तीसरे नियम के, माफ कीजिएगा। ये ए स्प्रिंग है, ये बी स्प्रिंग है। बी स्प्रिंग को बांध दिया है यहां पर और ए स्प्रिंग को मैं खींच रही, मैं खींचने लगूंगी तो मैं क्या देखूंगी? एक ही मान दर्शाएंगी दोनों स्प्रिंग, दोनों तुलाई क्या करेंगी? एक ही मान दर्शाएंगी। लेकिन इसको छोड़ देने पे अलग सिनेरियो होगा, लेकिन इसको खींचने पे एक ही मान क्यों दर्शाएंगी? क्योंकि जितना बल ये इस पे लगा रहा है उतना ही बल ये भी तो इस पे लगा रहा है, भले ही दिशाएं अलग अलग हैं। तो एक बल को हम क्या कहेंगे? क्रिया बल कहेंगे, दूसरे बल को क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया। मैंने कोई क्रिया की तो मुझे उसकी प्रतिक्रिया मिली, मैंने एक एक्शन किया तो मुझे उसका रिएक्शन मिला। इसने, इस स्प्रिंग ने इसके ऊपर एक्शन किया तो इसको उसका रिएक्शन मिला उसी रूप में। जितना बल भाई ए लगाएगा उतना ही बल उधर से बी भी लगाएगा, इनकी दिशाएं भले ही अलग अलग हों। यह आपका तीसरे नियम का एक उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण हम देखते हैं। कोई गोली जब चलाता है, कोई सोल्जर गोली चलाता है, कोई पुलिस वाला गोली चलाता है, तो गोली जैसे ही बंदूक से निकल के जाती है तो उसके हमारे हाथ को या सोल्जर के हाथ या पुलिस वाले के हाथ को वो छोटा सा झटका भी क्यों लगता है? वो छोटा सा झटका इसलिए लगता है क्योंकि गोली जब बंदूक से निकल कर जाती है तो वो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन देती है, वो निकलने की क्रिया पर प्रतिक्रिया देती है। अब उसका द्रव्यमान कम है तो प्रतिक्रिया उतनी बड़ी नहीं होती कि वो बंदूक को पूरा पीछे धकेल दे, लेकिन वो इतनी जरूर होती है कि हमारे हाथ पर हल्का सा पीछे की ओर क्या लग जाए? झटका लग जाए। एक बार फिर से देखते हैं इसको। देखिए, ये गोली यहां से निकल कर गई है, ये गोली यहां से निकल कर गई है, इस पर क्रिया हुई है गोली पर। अब गोली निकलते निकलते जाते जाते प्रतिक्रिया तो देगी, बराबर की प्रतिक्रिया देगी और दूसरी दिशा में देगी। इसीलिए तो बंदूक पीछे की ओर चलती है। कहाँ चलती है बंदूक? इसीलिए बंदूक चलती है पीछे की ओर। ये किस लिए होता है? ये गति के तीसरे नियम के कारण होता है। आगे कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक और उदाहरण ये है, दूसरा उदाहरण ये है कि कोई नाविक जब पानी में खड़ी नाव से पुल के ऊपर कूदता है तो वो नाव को पीछे की ओर धकेलता है। वो क्या है? वो प्रतिक्रिया बल है। उसके आगे जाने पर प्रतिक्रिया है, नाव ने उसको आगे जाने दिया तो वो नाव पर प्रतिक्रिया दे रहा है। ये नाविक आगे जाएगा तो ये उतनी ही प्रतिक्रिया
पीछे देगा उतनी ही, लेकिन उल्टी दिशा में देगा तो नाव क्या होती है? नाव हमेशा पीछे जाती है। ये है गति के तीसरे नियम का उदाहरण। उसके बाद और देखते हैं हम लोग। एक प्रयोग आप लोगों को करना है। ये एक एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप है कि 2 बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा करना है। आपको अलग-अलग कलर की शर्ट पहना दीजिए उन्हें या वैसे पहचान कर लीजिए और उनको कोई भारी वस्तु देनी है। मान लीजिए आपने बालू रेत से भरा हुआ थैला उन्हें दे दिया। अब उनको क्या बोलना है? आप खेलें, इस थैले से खेलें, इसको लपक-लपक कर खेलें। एक बार आप उसे दें थैला, एक बार उसे दें। तो जैसे ही एक बच्चा दूसरे बच्चे को थैला देगा तो वो क्या अनुभव करेगा? मैंने आपको थैला दिया तो मैं क्या अनुभव करूँगी कि मेरी गाड़ी पीछे की ओर जा रही है। इसी प्रकार से यदि आप मुझे थैला देंगे तो क्या अनुभव करेंगे? आप अनुभव करेंगे कि आपकी गाड़ी पीछे की ओर जा रही है। ये है अवलोकन। अवलोकन हमें किस चीज़ का करना है? गाड़ी की गति का अवलोकन करना है। इससे क्या पता चलता है कि एक बच्चा जब थैला फेंकता है, तो वो क्रिया है, वो एक्शन है और गाड़ी का पीछे जाना, थैला फेंकने पर गाड़ी का उल्टी दिशा में जाना, उसका रिएक्शन है, उसकी प्रतिक्रिया है। क्या न्यूटन के तीसरे नियम ने क्या कहा था? कि किसी भी गतिविधि की क्रिया होगी, अगर क्रिया होगी तो उतनी ही प्रतिक्रिया भी होगी। क्या होगी उतनी ही? प्रतिक्रिया भी होगी, भले ही वो उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में हो। तो गाड़ी का पीछे जाना प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार से जब दूसरा बच्चा आपको फेंकेगा, तो फिर से गाड़ी क्या जाएगी? दूसरी दिशा में जाएगी। अब ये तो हो गया, दोनों बच्चों की उम्र सेम है तो गाड़ी उतनी ही तेज़ी से जाएगी। लेकिन दोनों बच्चों का यदि द्रव्यमान अलग है, जो लाल रंग वाला लड़का है, उसका द्रव्यमान बैंगनी रंग के लड़के से कम है। द्रव्यमान में उनके फ़र्क है, तो लाल रंग का लड़का बैंगनी लड़के की तुलना में उसी समय अंतराल में, उतने ही समय में अधिक तेज़ी से जाएगा, अधिक त्वरण से जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है, उसका मास कम है, वो आसानी से पीछे की ओर बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? कि द्रव्यमान का भी तो खेल है। हम कब से क्या पढ़ते आ रहे हैं? ये त्वरण का खेल है, द्रव्यमान का खेल है, ये वेग का खेल है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से पीछे की ओर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। लेकिन यदि दोनों का द्रव्यमान बराबर होता, तो दोनों उसी त्वरण से जाते। ये सब हो गए हमारे किसके उदाहरण? क्या-क्या देखा हमने? ये सब हमारे गति के तीसरे नियम के उदाहरण हो गए और अब अगले भाग में और इस अध्याय के तीसरे और आखिरी भाग में हम क्या करेंगे? संवेग संरक्षण के बारे में सीखेंगे, कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में सीखेंगे। कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? संवेग के बारे में तो हमने न्यूटन के दूसरे नियम में पूरे विस्तार से पढ़ लिया है कि संवेग क्या होता है, संवेग फ़ोर्स के समानुपातिक होता है, सब पढ़ लिया है हमने। अब संवेग का संरक्षण क्या होता है, ये तीसरे भाग में पढ़ेंगे। आपसे मिलते हैं तीसरे भाग में। धन्यवाद।